स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। उत्तर प्रदेश में कौन लीड करेगा? यूपी का उपचुनाव किसकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा? सीएम की कुर्सी बदलने वाली है। आज हर एक अफवाह पर योगी आदित्यनाथ ने ब्रेक लगा दिया। जहां पर बुलडोजर चला, जहां से सबसे ज्यादा हल्ला मचा, ठीक उसी जगह से योगी ने आज उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर दिखा दी। यूपी की पूरी कहानी 45 दिन में योगी ने पलट डाली है। जो योगी की हार वाला नैरेटिव सेट कर रहे थे, वो आज एकदम से चुप हो गए। यूपी में सरकार भी योगी चलाएंगे, उपचुनाव में जीत भी दिलाएंगे, वो भी योगी स्टाइल में। एक रिपोर्ट देखिए आप। 4 जून से 20 जुलाई 45 दिन में यूपी में क्या बदला है, क्या बदलेगा? 20 जुलाई के आगे की स्क्रिप्ट क्या होगी? सब कुछ एकदम क्लियर है। योगी फ्रंट फुट के खिलाड़ी हैं, फ्रंट फुट पर ही खेलेंगे। बैक फुट में विपक्ष था और बैक फुट पर रहेगा। जो लोग योगी की हार की कहानी सुना रहे थे, हार वाले किरदार में योगी को फिट कर रहे थे, उनकी पूरी फिल्म बदल गई। किरदार बदल गए, क्लाइमेक्स बदल गए। जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। यूपी में योगी स्टाइल में काम होगा, डंके की चोट पर होगा। चुनाव यूपी का होगा तो सबसे ऊपर नाम योगी का होगा। बहनों और भाइयों, उस पहचान को बनाए रखने के लिए सौमित्र वन यहां लग रहा है और इसके दूसरी ओर शक्ति वन लगने जा रहा है। शक्ति भी, संयम भी और इंसाफ भी। यूपी में योगी टॉप गियर पर ही सरकार चलाएंगे। उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल ये 2 तस्वीरें हैं। ये लखनऊ का अकबर नगर था, अब सौमित्र वन बन गया है। जहां पर अवैध कब्जा था, वहां पर अब वैध सार्वजनिक पार्क है। जो इलाका पोल्यूशन का सेंटर बन रहा था, वहां आज नदी बरसों बाद खुलकर सांस ले रही है। जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। और खाली करवाने के बाद जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये सौमित्र वन ही हैं। ये सौमित्र वन के ही हो रहे हैं। हरशंकरी के एक वाटिका मुझे भी यहां पे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। सिस्टम को कमजोर करके कैसे अवैध मोहल्ला बसाया जाता है, कैसे लोगों को आगे करके जमीन पर कब्जा होता है, अकबर नगर भूमाफिया का सबसे बड़ा उदाहरण था। सौमित्र वन योगी सरकार का एग्जाम्पल है। कैसे भूमाफिया का नेक्सस खत्म किया जाता है, कैसे सरकार सिस्टम को सुधार सकती है। लखनऊ से ये अयोध्या जाने वाली सड़क है और यहाँ पर बन रहा है सौमित्र वन। सौमित्र यानी भगवान राम के भाई लक्ष्मण। ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ को लक्ष्मण जी ने बसाया था। बहुत दिनों से ये मांग हो रही है कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी कर दिया जाए, लेकिन ये नाम तो नहीं बदला। अब उनके नाम का ये वन बनाया गया है। करीब 15 एकड़ में ये फैला है सौमित्र वन। और जहाँ पर ये सौमित्र वन बनाया जा रहा है, वहाँ कभी अकबर नगर हुआ करता था। दरअसल लखनऊ का एक बाहरी इलाका है बख्शी का तालाब, वहाँ अस्सी नाम की एक जगह से कुकरेल नदी निकलती थी, जो 28 किलोमीटर का सफर तय करके गोमती नदी में जाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके पिछले 50 सालों में यहाँ अतिक्रमण हो गया, नदी को पाट दिया गया, यहाँ निर्माण हो गया, बड़े बड़े घर बन गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए और नदी नाला बन गया। योगी से पहले जो सरकार यूपी में थी,
वो कोई भी फैसला करने से पहले वोट का गणित जोड़ती थी। एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा और परसेप्शन क्या बनेगा, इस पर ध्यान रहता था। इसी वजह से अकबर नगर में एक मकान बना, फिर 10 मकान बने, उसके बाद पूरा वोट बैंक बस गया। अब इस वोट बैंक पॉलिटिक्स पर फुल स्टॉप लग गया है। हमें एक अभियान चलाना पड़ा था बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने टोकरेल नदी को पाट करके वहां पर जबरदस्ती अपने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिए थे, अपने मकान बना दिए थे। ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां बस चुके थे, उन्हें हटाने का काम किया गया। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय तक लड़ाई लड़ी गई और आज वहां पर भगवान राम के छोटे भाई जिनके नाम पर लखनऊ बसा है, उनके नाम पर सौमित्र वन और शक्ति वन का हम लोगों ने वहां पे पुनर्गठन करने की कार्रवाई करके लखनऊ में इको टूरिज्म के एक नए स्पॉट के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। अकबर नगर का इलाका बदला नजर आ रहा है। किस तरीके से जहां पहले अवैध कब्जे हुआ करते थे उसको यहां पर हटा दिया गया है और अब यहां पर जो तस्वीर नजर आ रही है, आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर ग्रीनरी लाई गई है, किस तरीके से पूरे इलाके में मिट्टी पाटी गई है और कैसे यहां पर अलग अलग किस्म के अलग अलग प्रजाति के जो पेड़ हैं वो लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं और स्पेशल तरीके की जो घास है उसको भी यहां पर लाया गया है ताकि इस पूरे एरिया को सुंदर दिखाया जा सके, इस पूरे एरिया का सौंदर्यीकरण किया जा सके। अकबर नगर के इस इलाके की जो पहले पहचान हुआ करती थी अवैध कब्जे की, उसको पूरी तरीके से बदला जा सके। योगी के लिए वोट मैच से ज्यादा इंसाफ मैटर करता है। योगी कोई भी फैसला अधूरा नहीं छोड़ते। पहले स्टेप से लेकर आखिरी कदम तक पूरी रणनीति क्लियर होती है। सरकार ने तय किया कि लखनऊ में आने वाले कोई भी अतिथियों, कोई भी पर्यटक हो, लखनऊ वासियों के लिए भी, प्रदेश वासियों के लिए भी हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। नाइट सफारी यहां पे लोगों के पर्यटन और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक केंद्र बनेगा, लेकिन साथ साथ इको टूरिज्म के एक बेहतरीन स्पॉट के रूप में हम पूरे कुकरेल क्षेत्र को डेवलप करेंगे। पूरा कुकरेल रिवर फ्रंट होगा, उसका यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो, ये देखिए कि किस तरह से एक खूबसूरत जगह बन जाएगी। ये सड़क है जो अयोध्या जा रही है और इसके दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, अकबर नगर 1 और अकबर नगर 2 हुआ करता था, जिसे बुलडोजर चला के गिरा दिया गया है। अब इस पूरे इलाके को सजाया जाएगा, लोग यहाँ घूमने आएंगे। सरकार का कहना है कि जो नदी खत्म हो गई उसको रिवाइव करेंगे। अकबर नगर के अवैध निर्माण में जब बुलडोजर चला तो विपक्ष ने बहुत हल्ला मचाया, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल भी डाला। योगी को एंटी मुस्लिम दिखाने की पूरी कोशिश की गई। आज उन लोगों को ये तस्वीर देखनी चाहिए, अकबर नगर की उस जमीन पर योगी किसको सम्मानित कर रहे हैं। पहली तस्वीर एंटी योगी गैंग के एजेंडे से मैच करती है, योगी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में काम आती है। दूसरी तस्वीर को दिखाएंगे तो वोट बैंक टूटने का डर लगेगा। विपक्ष वोट बैंक के हिसाब से काम करता है, योगी इंसाफ के हिसाब से। अकबर नगर में माहौल बनाया गया था कि जनता को बेघर कर दिया, सड़क पर ला दिया, उनके आशियाने उजाड़ दिए। लेकिन इस तस्वीर का जिक्र नहीं किया। इन इमारतों में कौन रह रहा है ये नहीं बताया गया। बताते तो योगी को बदनाम करने वाला मकसद नाकाम हो जाता। आपने देखा होगा इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटा करके जिन लोगों ने यहां पर रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को जिनके पास आवास नहीं थे उनको आवास उपलब्ध कराए गए। ऐसे 2100 परिवारों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य एलडीए ने प्रशासन की मदद से यहां पर संपन्न किया, उनको व्यवस्थित पुनर्वास हुआ।
हम इस समय वसंत कुंज योजना में मौजूद हैं। लखनऊ का ये वसंत कुंज योजना वो जगह है जहां से अकबर नगर से जिन लोगों को हटाया गया उन लोगों को यहां पर ला करके बसाया गया है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जो आवास बनाए गए हैं उस आवास के तहत यहां पर लोगों को मकान दिए गए हैं और आने वाले समय में लोगों से उसकी 5,000 रुपए के हिसाब से महीने की किस्त भी दी जाएगी और लोगों से ये अपील की जाएगी कि वो जल्द से जल्द किस्तों की शुरुआत करें। वसंत कुंज योजना की ये मकान है, इसको आप देखिए कि ग्राउंड फ्लोर के मकान है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और थर्ड फ्लोर है। टोटल ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मिला लें तो ये 4 फ्लोर का मकान है और यहाँ पर लगभग 280 स्क्वायर फीट में ये मकान बनाए गए हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के जरिए, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के ये जरिए पूरा ये परिसर आता है और जहां पर ये ध्वस्तीकरण अभियान किया गया था वो ज़मीन भी सिंचाई विभाग की थी, लखनऊ विकास प्राधिकरण की थी और दूसरी जगह की थी। अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो आप पीछे देखिए कि किस तरीके से जो बड़े पार्क हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं, बड़ी सड़कों का निर्माण किया गया है ताकि लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना कम से कम करना पड़े। और इसी को देखते हुए इस पूरे इलाके का न सिर्फ सौंदर्यीकरण किया जा रहा है बल्कि इलाके में विकास के लिहाज से सारी सुविधाओं को भी लैस करने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। अकबर नगर में रहने वाले 2100 परिवार को नए घर दिए गए, जिसमें 1800 परिवार को प्रधानमंत्री आवास दिए गए। गरीब परिवार को मुफ्त में घर दिए, बाकी लोगों को बिना ब्याज के किश्त देनी होगी। अकबर नगर में कुकरेल नदी के किनारे झुग्गी झोपड़ी की लाइन लगी थी, अब उनको पक्के मकान मिले हैं। हम इस समय वसंत कुंज योजना में मौजूद हैं और आप ये एंट्री पॉइंट देखिए, ये एंट्री पॉइंट है जिसको कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री विकास योजना, ग्रामीण योजना के तहत डेवलप किया है। और जब आप इस मकान के अंदर आएंगे, अकबर नगर के जिन लोगों को वहाँ से हटाया गया है, तो ये एक ड्राइंग रूम दिया गया है, बड़ा सा एरिया है जहाँ लोग अपना सोफा डाल सकते हैं, बेड डाल सकते हैं छोटा सा, और यहाँ पर कुर्सी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किचन के लिए स्लैब दिया गया है कि 280 स्क्वायर फीट का ये आवास है, ये मकान है जो कि एक फैमिली को दिया गया है। और ये मेन बेडरूम है। इस मेन बेडरूम में लोग अपना जो बैठका है रहने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर एक टाण दिया गया है, इस टाण के ऊपर लोग अपना सामान रख सकते हैं। बाथरूम भी दिया गया है, हालांकि बाथरूम अभी पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। लोगों से भी बात करेंगे, उनकी जो बात है, चूंकि सब लोग यहीं पर रह रहे हैं। और लास्ट में ये एक छोटी सी बैल्कनी दी गई है, उस बैल्कनी में लोग अपना सामान अगर कुछ साफ करना चाहें तो वो साफ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो परेशानियां हैं लोगों की, जो दिक्कतें हैं लोगों की, वो सीधे उन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर रहते हैं और अपना गुजर बसर इस इलाके में वसंत कुंज में कर रहे हैं। भैया, आप लोग अकबर नगर में रहते थे, अब यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, सारी चीजें ठीक हैं या अभी भी कुछ परेशानियां हैं? परेशानियां बहुत सी हैं। जैसे कि कौन कौन सी रोजगार परेशानी? की सबसे बड़ी परेशानी है। अब हम लोग 150 रुपये पेट्रोल डला के उधरी वाल जाते हैं, खुर्रम नगर जैसे हुआ या चनहेट हुआ, या अब वहाँ पास में था हम लोग का 10-20 रुपये किराया खर्चा होता, तब पहुँच जाते थे ड्यूटी। अब यहाँ से 150 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं तब जाते हैं, और गाड़ी ना हो तब भी 100-150 रुपये किराया खर्चा होगा। जो शुरुआती दिक्कतें हैं उनके लिए भी योगी सरकार एक्टिव है। जल्द रोजगार कैंप लगाए जाएंगे ताकि हर किसी को काम मिल सके। योगी सरकार ने ना नाम देखकर घर दिए, ना नाम देखकर बुलडोजर चलाया था। लेकिन यूपी में अपना नाम, अपनी असली पहचान छिपाई जाएगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी का आदेश आता है तो सच सामने आ जाता है। अनमोल ड्रिंक्स के बोर्ड के पीछे आलम है, ये मालूम पड़ जाता है। नीलम स्वीट्स के नाम से फजल अहमद दुकान चला रहा है, ये पता चलता है। संगम शुद्ध शाकाहारी ढाबा में सलीम खाना खिला रहा है, ये सामने आता है। लिस्ट लंबी है, नाम बदलने का सिलसिला भी लंबा है। कौन क्या कर रहा है ये सवाल नहीं है, बवाल नाम बदलकर काम करने पर है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं नीलम स्वीट्स नाम रखने के पीछे क्या कहानी है, क्या सच्चाई है। शासन के आदेश के बाद बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिनके नाम अब बदल गए हैं या फिर जो असली पहचान है वो सामने आ गई है। मुजफ्फरनगर में इस वक्त हम मौजूद है और आपको ये नजर आएगा कि नीलम स्वीट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन नीचे जो मालिक का नाम है वो फजल अहमद है। नीलम जो शब्द है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी हिंदू की दुकान हो, लेकिन जब नाम का पता चलता है फजल अहमद तो ये समझ आता है कि ये मुस्लिम की दुकान है। और ये जो शॉप है इस जिला अस्पताल से महज मानकर चलिए कि 200 कदम की दूरी पर ही होगी। यही जिला अस्पताल है मुजफ्फरनगर का
और ये रास्ता भी यहाँ से भी कावड़ यात्रा क्योंकि गुजरती है यहीं से, और उन दिनों पर भी ये दुकानें खुली रहती है। जो फजल अहमद हैं नीलम स्वीट्स के मालिक, वो हमारे साथ है। फजल, आप ही का नाम है? मेरा नाम तो अरशद अहमद है, भैया हैं छोटे वाले फैल अहमद। छोटे भैया है? जी जी। तो आपने नीलम स्वीट के नाम से क्या है, रजिस्ट्रेशन है आप लोगों का, क्या है? हमारा कम से कम 25 साल पुराना गांव है, रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा हमने। फजल अहमद क्यों नाम नहीं था? हमारी अंसारी रोड पे अब से 25-30 साल पहले फुप्पा की दुकान थी, नीलम फोटो स्टूडियो, अंसारी रोड पे, वो बंद हो गई थी। उसके बाद में हमने अपनी फर्म ये स्टार्ट की थी, जब हमने नाम अपना जो है नीलम स्वीट्स लिख दिया था। अब दूसरी केस स्टडी देखिए। सलीम ने संगम शुद्ध शाकाहारी ढाबा खोला था, आज भी चल रहा है। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर शहर में मौजूद है और सरकारी आदेश के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जिस होटल पर हम हैं, अभी यहाँ पर सलीम खान लिखा हुआ है। अब से 2 दिन पहले तक जो होटल का नाम था वो संगम होटल था। इसको अब प्रशासन के आदेश के बाद ढक दिया गया है और जो ऑनर का नाम है उसको लिख दिया गया है सलीम खान। यहाँ पर पहले संगम शुद्ध भोजनालय लिखा हुआ था, अब सलीम खान लिखा हुआ है। इसी तरह से बड़े बड़े जो अक्षरों में यहाँ पर भी लगा दिया गया है सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, और वहाँ भी संगम, इसके पीछे संगम ही लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी सलीम शुद्ध भोजनालय लिख दिया गया है। इसमें शाही पनीर, मटर पनीर, यानी कि जो शाकाहारी भोजन है वो सलीम साहब खिलाते आए हैं लोगों को। संगम होटल के नाम से चलाते थे, लेकिन अब उनका नाम खुद का लिख दिया गया है। तो सलीम साहब, कितने सालों से आप चला रहे हैं? 24-25 साल हो गए जी। 24-25 सालों से जी। तो आपने हमेशा शाकाहारी रखा? शाकाहारी रखा जी। हाँ। अच्छा, कभी मांसाहारी नहीं? कभी नहीं हुआ जी, अंडा भी नहीं हुआ कभी। किसी को कोई ऐतराज हुआ कभी कि भाई आपने संगम नाम क्यों लिखवाया? कभी आज तक ऐतराज भी नहीं हुआ। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं हुई। जूस की जो शॉप है उसके बाहर और यहाँ पर आपको अनमोल ड्रिंक्स लिखा हुआ दिखाई देगा। ऊपर भी यहाँ बड़ा जो पोस्टर है वो लगाया गया है, लेकिन जब शासन का जो निर्देश आया तो उसके बाद नाम लिखा गया जो दुकान के असली मालिक है कमर आलम। तो यानी कि पहले अनमोल ड्रिंक के नाम से है ये, और उसके बाद परवेज आलम का नाम सामने आया। इनसे भी बात करते हैं जो शॉप के जो ऑनर है। कमर आलम कौन है? हमारे वालिद साहब का नाम है। आपके वालिद का? तो ये अनमोल ड्रिंक्स के नाम से आप रजिस्ट्रेशन है दुकान का, क्या है? अनमोल ड्रिंक्स के नाम से। ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप पहचान छिपा रहे हैं, आपका नाम, आपके वालिद का नाम तो कमर आलम है, लेकिन आपने अनमोल ड्रिंक्स लिखा हुआ है। सर, पहचान कैसे छुपा सकते हैं? हमारा पूरा खानदान इसी लिबास में है अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी भी है, टोपी भी है। इस लिबास से अगर किसी भी मुल्क में चले जाएं, सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, हम किसी भी मुल्क में चले जाएं, देखते ही कोई किसी भी मजहब का आदमी हमें कह देगा ये मुसलमान है। वही नाम क्यों रखा गया? कई लोग ये कह रहे हैं भाई, और अब सामने आया है नाम कि कमर आलम है आपके वालिद का नाम। ये असल में ये दुकान जो है हमारी पहले भी हुई है, 15-20 साल से इसी नाम से हमारी दुकान है। फिर इसी नाम से जो हमने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था। तो ये तो जहन में है ही नहीं तस्वुर कि भी ये गैर मुस्लिमों का नाम है, या कभी गैर मुस्लिम ने कभी ये सवाल नहीं करा भी ये नाम क्यों है, क्योंकि लोगों को असल में क्वालिटी चाहिए और हम दे रहे हैं। हर नाम के पीछे एक कहानी, अपना अपना तर्क है। असली पहचान बताने में किसी को दिक्कत नहीं है। इनमें कोई राजस्थान का है, कोई हरियाणा का है, कोई यूपी से है, कोई एमपी से है। सब शिव भक्त हैं। ये सब कावड़ यात्रा पर निकले हैं। कावड़ रूट के लिए पहचान वाला आदेश आया है। योगी के फैसले पर इनका क्या कहना है वो भी जानना जरूरी है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में कहा है कि भाई अपने अपने होटलों के सामने लिखो आप हिंदू है, मुसलमान है, नाम लिखो अपना, ताकि शिव भक्तों को पता चल जाए कि किसका होटल है। सही फैसला है? फैसला बिल्कुल सही है। योगी जी तो योगी जी हैं, बढ़िया सारी सुविधा दी है हमको, फोर्स की सारी, वैसे चप्पा पे हमारे बहुत आनंद है। हमारे राजस्थान में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। योगी गंगा मैया के जल पर असर पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे फिर अगर वो मुस्लिम वो नॉन वेज खाते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में नॉन वेज खाना हमारे लिए वो वर्जित है। हमारे लिए तो लहसुन प्याज भी खाना कावड़ की टाइम में, इस टाइम में बिल्कुल वर्जित है। सरकार का जो फैसला है कि नाम बताइए, नाम लिखिए अपने अपने, और उससे अंदाजा हो जाएगा भाई कि हिंदू है, मुसलमान है, क्या है, इसको सही मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये टाइम डिसीजन सही चल रहा है, बिल्कुल ऐसे चलने चाहिए 8 साल के। जरूरी है कि पहचान तो कि हम हिंदू लोग हैं और हम अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं और अब उनके लिए जल लेकर जा रहे हैं, और हम इसी चीज में हम गंदा खाना खा, हिंदू का नाम लिखा होगा तो उसमें हम बेझिझक होकर बढ़ सकते हैं।
दुकानदारों को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है। कांवड़ यात्रा में आने वाले भक्त भी खुश हैं। किसी भी तरह से कोई विवाद का चांस नहीं है। शायद यही बात अखिलेश एंड कंपनी को पसंद नहीं आ रही। सच भी जाके कांवड़ लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी और उनको लगेगा कि कांवड़ जब उठा करके कोई कांवरिया जाता है तो ये सावन का पवित्र महीना है। जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। कांवड़ रूट में हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो इसलिए फैसला हो, लेकिन इस फैसले पर हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया। महबूबा मुफ्ती ने योगी के फैसले को मोदी से जोड़ दिया। नया नैरेटिव शुरू हुआ है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ मोदी जी खामोश है। उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। यूपी की तरह हरिद्वार में पहचान बताने वाला आदेश लागू हुआ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने योगी की तारीफ की। कई राज्यों से कांवड़ यात्रा शुरू होती है, यूपी से होते हुए हरिद्वार जाती है। यूपी में करोड़ों भक्त कांवड़ यात्रा के लिए आते हैं। एक अफवाह, एक झड़प बड़े विवाद में तब्दील हो सकती है। यूपी में ये वक्त काफी सेंसिटिव होता है। देखिए, ये सरकार का काम है, सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया है, लेकिन मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ, विपक्ष से कहना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह ने 2006 में कानून बनाया और 2011 में उसको इम्प्लीमेंट किया। उस पर क्यों नहीं बहस करते? उस पर भी वही कानून है कि लोगों को अपने अपने प्रतिष्ठान के ऊपर अपना डिस्प्ले करना चाहिए, तो इस पर बहस करें ना। भारतीय राजनीति का एक नियम बना दिया गया था, अगर गलत काम करने वाले चुनाव में काम आते हैं तो गलत होने दो, वोट की चिंता ज्यादा करो। 26 साल से योगी भी चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, यूपी के सबसे बड़े लीडर बने, लेकिन उसूलों से समझौता नहीं किया। गलत कार्यों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति गलत कार्य करता है, लेकिन भुक्तभोगी पूरे मोहल्ले को और पूरे समाज को होना पड़ता है। और इसलिए किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को हमें किसी भी प्रकार से प्रश्रय नहीं देने देना है। योगी के लिए कोई भी चीज सही होती है या गलत, बीच में वोट वाली थ्योरी नहीं आती। अखिलेश यादव का प्लान क्या है? अखिलेश उत्तर प्रदेश छोड़कर महाराष्ट्र और बंगाल पर फोकस क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव के अगले प्लान से योगी से ज्यादा राहुल गांधी को खतरा क्यों है? मुंबई में अखिलेश यादव के सांसद राहुल की पार्टी की जगह उद्धव ठाकरे से क्यों मिले? देश के तीसरे नंबर की पार्टी क्या कोई तीसरा गेम खेलना चाहती है? क्या है अखिलेश की स्ट्रैटेजी? इस रिपोर्ट में जानिए। दो विधायकों वाली समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रही है? उत्तर प्रदेश में 37 सांसदों वाली पार्टी की महाराष्ट्र में इतनी मूवमेंट क्यों है? यूपी में हिट समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला क्या महाराष्ट्र में भी फिट करने की तैयारी हो रही है? जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, तो जब गुलिस्तान को खून की जरूरत थी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कुछ कुत्ते कहते हैं ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। देखो भैया, टकराना मत उत्तर भारतीय से, समझ लेना अच्छी तरह से। जब तक प्यार से रहे नहीं तो उठाकर पटक देंगे, 32 बाहर आ जाएगी, समझ लेना अच्छी तरह। ये समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र प्लान है। सेंटर में उत्तर भारतीय है, फोकस पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए पर है। यूपी में जीते सांसदों के सहारे उत्तर भारतीयों के वोट हासिल करने की तैयारी है।
लेकिन सवाल है कि अखिलेश यादव अचानक इतने एक्टिव क्यों हो गए हैं? यूपी के साथ साथ बंगाल और महाराष्ट्र में जोर आजमाइश क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव का फ्यूचर प्लान क्या है, आपको बताते हैं। दरअसल यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी नंबर 1 है। संसद में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर है। इंडी गठबंधन में अखिलेश यादव की पार्टी दूसरे पायदान पर है। अखिलेश यादव के पास फिलहाल टाइम ही टाइम है। लोकसभा चुनाव बीत चुका है, आगे 10 सीटों पर उपचुनाव है। उसके बाद सीधे 2027 में यूपी विधानसभा और 2019 में लोकसभा चुनाव होंगे। अखिलेश यादव अपनी सियासत को यूपी से आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव का ये प्लान 4 जून के बाद बना। सितंबर 2022 में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने का संकल्प लिया गया था। हालांकि तब ना लोकसभा में समाजवादी पार्टी की ताकत थी और ना ही विधानसभा में। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश का नेशनल ड्रीम फिर से जाग गया है। यूपी के भदोही में ममता बनर्जी की पार्टी को सीट देना और मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट से चुनाव लड़ना इसी रणनीति का हिस्सा था। मुंबई में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो सभी के भाषणों में अखिलेश का पॉलिटिकल एम्बिशन एकदम क्लियर दिखा। हासिम साहब, जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया है, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अखिलेश यादव जी ने जो झंडा बुलंद करके देश के अंदर नंबर 3 की पार्टी बना के समाजवादी पार्टी को खड़ा कर दिया है, उस समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में महाराष्ट्र के लोग कोई कमी नहीं आने देंगे। साथियों, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है कि नहीं बनाना है, बोलो। महाराष्ट्र में पहले से ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को इसमें क्या जगह मिलेगी और मिलेगी भी तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? दरअसल यूपी में अखिलेश यादव को मुस्लिमों का भरपूर समर्थन मिला था। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अबू आजमी भी मुस्लिम है। अखिलेश यादव को लगता है कि महाराष्ट्र में अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो यहाँ भी उन्हें मुस्लिम वोटरों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अखिलेश अपनी इसी पॉलिटिकल पावर के दम पर महाविकास अघाड़ी के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं। इस बार पार्टी 15 सीटों पर दावा ठोक रही है। अगर गठबंधन होता है तो सपा 8 से 10 सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार हो सकती है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल का शक्ति प्रदर्शन महज एक शक्ति प्रदर्शन था या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में अब तैयारियां एकदम जोर शोर से शुरू हो गई? दोनों चीजें हैं ना, एक इलेक्शन भी है, उसकी तैयारी भी हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी के 37 एमपी चुनकर आए हैं, ऐसे वक्त में चुनकर आए हैं जब 400 पार का नारा था और मतलब एक सारा साधन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अयोध्या में मंदिर बनाने के बाद, इतनी क्रेडिट लेने के बाद भी अयोध्या की सीट और सब 47 हम लोग जो है 37 सीटें जीते। तो हमारा ये मकसद है कि हमारी पार्टी कब तक राज्य की पार्टी रहेगी, हमें इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए मेहनत करना है, इसलिए हमने शुरुआत किया है। अच्छा आजमी साहब, हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, इन तीनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन हुआ, सीट बंटवारे को लेकर एक लंबी बहस चली। तो अब विधानसभा चुनाव में जैसा कि साफ है कि आप महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कैसे बैठेगा समीकरण? अब नहीं, मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, ये अखिलेश जी की जिम्मेदारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने कहा है कि मैं बात कर रहा हूँ, वो बात करेंगे अलायंस की, जो भी तय होगा हम करेंगे। लेकिन जिस गठबंधन में पहले से ही सीटों को लेकर खींचतान चल रही हो, वहां अखिलेश की पार्टी के लिए 10 सीटें कौन छोड़ेगा? दरअसल यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र में अखिलेश यादव के एक्टिव होने से कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी की ही टेंशन बढ़ेगी। अखिलेश यादव उत्तर भारतीयों और उसमें भी दलितों और मुस्लिम वोटरों पर फोकस कर रहे हैं। दलित और मुस्लिम पहले से ही कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं तो इन पार्टियों के कोर वोटर के सामने एक और विकल्प मिल जाएगा, जो कि ये पार्टियां बिल्कुल नहीं चाहेंगी। लेकिन लोकसभा में सीटों के लिहाज से सपा देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी तो है ही, साथ ही
वोट प्रतिशत के लिहाज से उसने बीजेपी और कांग्रेस के बाद देश भर में सबसे ज्यादा वोट पाए हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अखिलेश के सांसद मुंबई में 3 जगह पर गए। पहला सिद्धिविनायक मंदिर, दूसरा मणि भवन गांधी संग्रहालय, तीसरा दादर स्थित चैत्य भूमि। यहीं पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अंतिम संस्कार किया गया था। अयोध्या से चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय बन गए हैं। संसद से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी जय अखिलेश की जगह जय अवधेश का नारा लगा रही है। सपा अवधेश प्रसाद को बीजेपी के हिंदुत्व की कार्ड के तौर पर पेश कर रही है। इसके अलावा अवधेश प्रसाद को आगे कर पार्टी दलित वोटर्स को भी रिझाना चाहती है। यही वजह है कि अवधेश प्रसाद को मातोश्री से भी बुलावा आया। उद्धव ठाकरे ने अयोध्या के सांसद से मिलने की इच्छा जताई। ये भेंट मुलाकात कोई राजनीतिक भेंट मुलाकात नहीं थी, एक शिष्टाचार भेंट थी। उनको उत्सुकता थी कि अयोध्या जहाँ से भारतीय जनता पार्टी इस बात का दम भरती थी, हम राम को लाए हैं, हम मंदिर बनवाए हैं, तो जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे हम। तो उनका ये धर्म पर आधारित राजनीति को वहाँ की जनता ने सफाया कर दिया है और इस बात का संकेत और संदेश दिया है इस देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी, सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलेगी। ये राजनीति चलेगी, पीडीए चलेगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की राजनीति चलेगी, आरक्षण की राजनीति चलेगी। अखिलेश अपने मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन को यूपी से आगे ले जाना चाहते हैं। यूपी की तरह ही महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र में पीडीए की सियासी ताकत क्या है, ये भी समझिए। महाराष्ट्र में 33% ओबीसी है, 28% मराठा और 10.5% दलित है। इनके अलावा आदिवासी 9%, ब्राह्मण 7% और मुस्लिम 11.5% है। अखिलेश की नजर 33% ओबीसी, 10.5% दलित और 11.5% मुस्लिम वोटों पर है। यह आंकड़ा 55% तक पहुंच जाता है। मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पीडीए का फार्मूला आदरणीय अखिलेश जी ने चलाया है, ये फार्मूला केवल उत्तर प्रदेश तक रुकने वाला नहीं है। इस फार्मूले को पूरे देश के पैमाने पर फैलाना है और फैलाना ही नहीं है। हम इस मौके पर भरोसा दिलाते हैं अपनी पार्टी के सभी सम्मानित सांसद साथियों की ओर से कि समाजवादी पार्टी जब केवल 5 एमपी थे, उस समय भी मजबूती के साथ पीडीए के लिए, समाज के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के लिए, हमारे गरीब लोगों के लिए जो संघर्ष करना पड़ा था, हम लोगों ने किया था। लेकिन अब जब 37 सांसदों की ताकत के साथ संघर्ष होगा तो अपने दलित पिछड़े भाइयों को, अपने मुसलमान भाइयों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये बीजेपी के लोग अब आपके हक के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अखिलेश समाजवादी पार्टी को नेशनल लेवल पर ले जाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसकी शुरुआत यूपी के बाई इलेक्शन से हो जाएगी। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। समाजवादी पार्टी इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अखिलेश 1 से 2 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि गाजियाबाद और फूलपुर सीट कांग्रेस को मिल सकती है। इसके बदले अखिलेश महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में कांग्रेस से विधानसभा सीटों की डिमांड करेंगे। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 3 महीने पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुंबई में एसपी सांसदों का स्वागत महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को साधने की स्ट्रेटेजी है। इससे पहले 13 जुलाई को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वर्कर्स से मुलाकात कर चुके हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज पहले से ही महाराष्ट्र में कैंप कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मुंबई में 1 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने मुंबई में अपनी सियासी ताकत दिखाकर इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने का प्लान बनाया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बड़ी सियासी ताकत नहीं है, लेकिन 2009 से ही विधानसभा में उसकी मौजूदगी जरूर रही है। 2009 में समाजवादी पार्टी ने
महाराष्ट्र में 4 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 में ये संख्या घटकर महज 1 रह गई। 2019 में पार्टी के 2 विधायक बने और वोट में भी मामूली इजाफा हुआ था। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का सियासी आधार मुंबई के मुस्लिम इलाके तक सीमित है, उनमें भी खासकर उत्तर प्रदेश के प्रवासी मुस्लिमों के बीच। अखिलेश यादव की कोशिश है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल विधानसभा चुनाव सीटों पर पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका मिले। साथ ही पार्टी मुंबई रीजन में उत्तर भारतीयों को भी अपनी ओर लाने के प्लान पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी मुंबई और ठाणे के अलावा औरंगाबाद और मालेगांव की भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। नहीं, मराठी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। हम मराठी भाइयों का बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम उनके खिलाफ हैं जो लोग उत्तर भारतीय और मराठियों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ हैं जो जाकर दुकानों में घुस कहते हैं तुमको यहाँ गाना बजाना है तो तुमको मराठी बनाना पड़ेगा, तुमको यहाँ दुकान लगाना है तो तुमको मराठी लगा सकता है, यूपी वाला नहीं लगा सकता। रोज हो रहा है क्या? तो क्यों इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती इस पर? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कार्रवाई होना चाहिए। कोई सरकार इतनी दिन से आई, किसी सरकार ने कार्रवाई नहीं किया। कार्रवाई होना चाहिए। लाओ शक्ति दो हमको, हम कार्रवाई करेंगे जो लोग इस तरह काम करेंगे। भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि कहीं से भी कोई आगे रोजी रोटी कमा सकता है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हिंदी मराठी मुसलमान ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये रुकना चाहिए। अखिलेश यादव इंडी अलायंस में शामिल है, लेकिन वो कांग्रेस के साथ साथ दूसरी रीजनल पार्टियों के साथ भी समीकरण सेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव 21 जुलाई को ममता बनर्जी के साथ मंच शेयर करेंगे। दरअसल टीएमसी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती है। अखिलेश टीएमसी की धर्मतला रैली में हिस्सा लेंगे। अखिलेश यादव की ममता बनर्जी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के लिए प्रचार भी किया था और लोकसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव ने भी भदोही की सीट टीएमसी को दी थी। दरअसल समाजवादी पार्टी अपनी स्थापना के बाद से अब तक देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी की सत्ता में 3 बार काबिज हो चुकी है। 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में 2 बार आम चुनाव में यूपी की नंबर 1 पार्टी भी बनी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल नहीं कर पाई। इस बार के लोकसभा चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी ने सबका ध्यान खींचा है। इसलिए अखिलेश यादव इसे पार्टी के विस्तार और राष्ट्रीय कद के लिए सबसे मुफीद मौका मान रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसका पहला संकेत करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर दिया कि वो दिल्ली में बैठकर लखनऊ के साथ साथ पूरे देश की राजनीति करेंगे। यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड तीनों में ही सपा चुनाव लड़कर सीट हासिल करने की संभावना पर काम कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना आसान नहीं है। दरअसल किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव में 6% वोट या फिर 4 या उससे ज्यादा राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करना होता है, या फिर कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीट हासिल करे, या फिर पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती हो। चूंकि सपा के पास अब 37 सांसद है, ऐसे में उसकी कोशिश राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करने की है। जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की बात करें तो 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर लड़कर 2 में जीत दर्ज की थी। पार्टी को सिर्फ 0.7% वोट हासिल हुआ। वहीं झारखंड में समाजवादी पार्टी 2019 के चुनाव में 17 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन उसे एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी। सभी जगह उसकी जमानत जब्त हुई थी और वोट भी उसे महज 0.49% मिले थे। हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। वो 4 सीटों पर लड़ी थी और सभी में उसकी जमानत जब्त हुई थी।